हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। आज हम काल श्रेणी का विश्लेषण डिस्कस करेंगे। देखिए, जो टाइम है लगातार चेंज होता रहता है और समय के साथ ही क्या होता है, आर्थिक, व्यावसायिक और राजनीतिक, सामाजिक और जितने भी क्षेत्र हैं इस टाइप के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन मतलब अप एंड डाउन का सीक्वेंस चलता रहता है। और ये परिवर्तन व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रोजगार, मूल्य सभी पर विभिन्न आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करता है। इसलिए समय के साथ जो ये परिवर्तन है, इन परिवर्तनों का अध्ययन और विश्लेषण अत्यंत उपयोगी बन गया है। इसी पर्पज़ से टाइम सीरीज़ का एनालिसिस किया जाता है। काल या समय के साथ समय के साथ जो भी परिवर्तन है वो स्वाभाविक प्रकृति का होता है। समय के किसी माप जैसे दिन, सप्ताह, माह, वर्ष आदि के आधार पर वर्गीकृत समंकों के व्यवस्थित क्रम को टाइम सीरीज़ कहते हैं। टाइम सीरीज़ को हिस्टोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जन्म या मृत्यु दर, बिक्री या उत्पादन, रोजगार या बेरोजगार की स्थिति का अध्ययन टाइम सीरीज़ के द्वारा किया जाता है। समय की गति के साथ साथ इन मूल्य में होने वाले अप एंड डाउन का विधिवत अध्ययन ही एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कैने एंड कीपिंग, अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज़। समय पर आधारित समंक समूह को टाइम सीरीज़ कहते हैं। A time series consists of data arranged chronologically according to Croxton and Cowden। क्रॉक्सटन एवं काउडेन के अनुसार समय के किसी माप के आधार पर प्रस्तुत समंकों का व्यवस्थित क्रम काल श्रेणी कहलाता है। काल श्रेणी के अंतर्गत दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम को प्रदर्शित करते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो टाइम के साथ समंकों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाते हैं। वाणिज्य एवं आर्थिक क्षेत्र हमेशा गतिशील रहता है। उत्पादन, राष्ट्रीय आय, बिक्री आदि के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तनों के कारणों को खोजना होता है और फिर उनका सलूशन करना पड़ता है। इसलिए प्रोफेसर बर्नर हर्श ने कहा है, काल श्रेणी के विश्लेषण का एक मुख्य उद्देश्य भावी घटनाओं की गतिविधियों का यथार्थ अनुमान लगाने के लिए आर्थिक तत्वों में होने वाले परिवर्तनों को समझना, निर्वचन करना एवं मूल्यांकन करना है। टाइम सीरीज भूतकालीन व्यवहार समझने में सहायक है। इससे व्यापार चक्र का अनुमान लगाया जा सकता है और ये पूर्व अनुमान एवं नियोजन में सहायक है। ये तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक है। इसके द्वारा उपलब्धियों का मूल्यांकन करना संभव है। काल श्रेणी के अध्ययन से भूतकालीन व्यवहार को समझा जा सकता है, मतलब पास्ट में क्या चेंजेस हुए, उनके क्या रीज़न थे, क्या सिचुएशन थी जिनमें चेंजेस हुए। तो इन प्रश्नों के उत्तर भूतकालीन समंकों के विश्लेषण से दिए जा सकते हैं। काल श्रेणी के विश्लेषण के द्वारा व्यापार में होने वाले अप एंड डाउन का अनुमान लगाया जा सकता है। पीएच करमले के अनुसार काल श्रेणी का विश्लेषण मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं के उन अप एंड डाउन जिन्हें हम व्यापारिक चक्र कहते हैं, उनकी प्रकृति, उनके कारणों की जांच के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। काल श्रेणी के विश्लेषण के द्वारा भूतकालीन व्यवहार को समझा जा सकता है और उसके वर्तमान व्यवहार का निर्वचन किया जाता है। उसके संभावित भावी परिणाम का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। आर्थिक पूर्वानुमान और नियोजन में काल श्रेणी का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि काल श्रेणी के विश्लेषण उस अभ्यास की तरह है जो सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण के लिए अर्थशास्त्री, व्यवसायी, उत्पादक, उपभोक्ता, योजना निर्माता, राजनीतिज्ञ सभी के लिए ये मार्गदर्शन का कार्य करता है। अनेक काल मात्राओं की आपस में तुलना कर सकते हैं और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे भारत की बर्थ रेट और डेथ रेट की तुलना हम इंग्लैंड की बर्थ रेट और डेथ रेट से कर सकते हैं।
काल श्रेणी चालू उपलब्धियों के मूल्यांकन में सहायता करती है। जैसे जो 5 ईयर्स प्लान चल रहा था 11वां, तो उसमें विकास दर के वार्षिक लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि से तुलना करके उनका मूल्यांकन करना, अगर उनमें कोई अंतर है तो उनके कारणों को हम विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब काल श्रेणी का विश्लेषण समंकों की ऐसी नियमितताओं की खोज और माप करना है जो समंकों की नीतियों की विशेषताओं को स्पष्ट करती है, जिसके अंतर्गत अतीत के परिवर्तनों के आधार पर भविष्य की गतिविधियों का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का माप। तो देखिए, इसका उद्देश्य किसी काल श्रेणी में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाना है, जिसके अंतर्गत फ्री हैंड का मेथड, सेमी वेरिएबल मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड शामिल है। फ्री हैंड कर्व मेथड की बात करें तो इसको हम मुक्त हस्त वक्र रीति या ग्राफिक मेथड या कर्व फिटिंग बाय इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। इस मेथड में मूल काल श्रेणी को बिंदु रेखी वक्र पर अंकित करके समंकों के जो भी अप एंड डाउन हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिंपल कर्व बनाया जाता है जो मूल वक्र के लगभग 20 से गुजरे, और इस टाइप के बने हुए कर्व को फ्री हैंड कर्व टेंडेंसी कहते हैं। इस रीति के द्वारा विश्लेषण करना अन्य रीतियों की अपेक्षा काफ़ी सरल है। ये मेथड अन्य की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल है और मितव्ययी है। ये रीति उपनति का शीघ्र अनुमान करना संभव बनाती है और वह अनुमान काफ़ी विश्वसनीय होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इसमें शुद्धता का अभाव पाया जाता है। इस रीति के द्वारा भविष्य के संबंध में अनुमान लगाना उचित नहीं होता और इस रीति में सुनिश्चितता का अभाव रहता है। अब बात करते हैं सेमी एवरेज मेथड, अर्ध मध्यक रीति। तो इसका मतलब होता है कि श्रेणी के आधे पार्ट का समांतर माध्य है। इस रीति का प्रयोग करना तभी ठीक रहता है जब ये क्लियर हो कि एक सरल रेखा दीर्घकालीन प्रवृत्ति को उचित रूप से प्रदर्शित कर सकेगी। इस रीति द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापने के लिए सबसे पहले पूरी काल श्रेणी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर श्रेणी की संख्या ऑड आती है, विषम आती है, तो बीच के मूल्यों को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हर भाग का समांतर माध्य निकालकर उस भाग का मध्य का समय बिंदु, मतलब मीडियन पॉइंट ऑफ टाइम के सामने रख दिया जाता है। बिंदु रेखीय पत्र पर मूल बिंदुओं को अंकित कर उनका वक्र बना लेते हैं और दोनों के बीच जो दोनों मध्य हैं उनको रेखा चित्रों पर दोनों भागों के मध्य का बिंदुओं के ऊपर प्रांकित करके मिलाने पर जो सरल रेखा तैयार होती है, ये रेखा ही प्रवृत्ति रेखा मतलब ट्रेंड लाइन कहलाती है। ये रीति समझने और प्रयोग करने में काफ़ी सरल है। ये रीति उपनति ज्ञात करने के सूत्र पर आधारित है और इसलिए कोई भी व्यक्ति इस रीति से उपनति ज्ञात कर सकेगा और उसके निष्कर्ष समान होंगे। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इस रीति का प्रयोग उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब समंकों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति रेखीय लगभग रेखीय हो। इस विधि में चक्रीय प्रभावों को दूर कर दिया गया है या नहीं इसका पता नहीं लग पाता। अगर माध्य की अवधि कम होगी तो इसका डर और अधिक होगा। इस विधि में माध्य के सारे दोष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य रीति। मूविंग एवरेज मेथड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की को सरल और शुद्ध रूप से ज्ञात करने की एक फ्लेक्सिबल मेथड है। मूविंग एवरेज मेथड की तरह, मतलब जो सेमी एवरेज मेथड है उसी की तरह इसमें भी पदों के माध्य का प्रयोग किया जाता है। और इस रीति द्वारा उपनति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि चल माध्य कितनी अवधि के हैं, और अवधि की दृष्टि से चल माध्यों के 2 पार्ट कर लिए जाते हैं, जैसे इवन एवरेज मेथड और ऑड एवरेज मेथड। इवन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 4 वर्षीय है तो उसमें जो सम अवधि चल माध्य होंगे वो हम ले सकते हैं इवन नंबर में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये वर्षीय हो सकते हैं, इनकी ये टाइम पीरियड हो सकता है। और इस विधि के द्वारा उपलब्धि
मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 4 वर्ष के हम चल योग फॉर्मूला के अप्लाई कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग की होंगे तो ABCD, फिर A को छोड़ेंगे, फिर BCDE, फिर B को छोड़ेंगे CDEF, फिर C को छोड़ेंगे DEFG, ऐसे करके इनको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो उसके बाद इन चल योगों के 2 वर्षीय चल योग निकाले जाएंगे और पहला चल योग तीसरे वर्ष के ठीक बीच में इसी क्रम में चल योग लिखे जाएंगे। इस प्रकार जो प्राप्त योग को हम 8 से डिवाइड करके चल माध्य निकल आएगा। और जब ऑड की कंडीशन बनती है तो इसमें ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7, 9, तो इस मेथड में क्या करते हैं, ट्रेंड वैल्यू पता करने के लिए 3 वर्षीय चल योग निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने ABCD माना तो पहले ABC/3, फिर A को स्किप करके BCD/3, B को स्किप करेंगे CDE/3, फिर C को स्किप करेंगे DEF/3। तो इस टाइप से जो प्राप्त योग होगा वो 3 वर्षों के ठीक बीच में, मतलब जो दूसरे वर्ष के ठीक सामने रख दिया जाएगा। उसके बाद पहला वर्ष छोड़कर अगले 3 वर्षों का योग तीसरे वर्ष के सामने, फिर दूसरे छोड़कर अगले 3 वर्षों का योग चौथे वर्ष के सामने लिखा जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि योग के अंतिम वर्ष का मूल्य शामिल ना हो जाए। और प्रत्येक चल योग को 3 से भाग देकर चल माध्य निकालते हैं। इस रीति से उपनति ज्ञात करने की ये आसान विधि है। उपनति ज्ञात करने की विधि लोचपूर्ण है, क्योंकि जो भी समंक दिए गए होते हैं उसमें अगर कुछ मूल्य और जोड़ दिए जाएँ तो एक्स्ट्रा उपनति मूल्य प्राप्त हो जाते हैं, किंतु पहले वाले मूल्य में कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगर श्रेणी में उपनति नियमित हो तो चल माध्य रीति से उपनति निर्धारित करना प्रभावी माना जाता है। अगर चक्रीय उच्चावचन की अवधि वही है जो चल माध्यों की है तो उच्चावचन ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चल माध्यों की गणना अवधि का निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। इस रीति के प्रयोग से जो दशाएं जरूरी होती हैं वे कभी भी व्यवहार में नहीं आती। अगर उपनति रेखीय नहीं है तो चल माध्य वास्तविक समंकों के ऊपर या नीचे होंगे। ये रीति केवल नियमित परिवर्तनों वाली काल श्रेणी के लिए ही सूटेबल है। अब बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड को सर्वोचित रेखा रीति भी कहते हैं। इस रीति को लीस्ट स्क्वायर मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रीति के आधार पर खींची गई ट्रेंड लाइन से मूल समंकों के बिंदुओं के विचलन के वर्गों का योग अन्य किसी भी रेखा की तुलना में न्यूनतम होता है। जैसे इसका फॉर्मूला है, जो मान लीजिए हमें जो दिया गया मूल्य y है और उसके उपनति मूल्य yc है, तो उसके विचलनों के वर्गों का योग 0 होगा। मतलब समीशन ब्रैकेट में y माइनस yc ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस रीति का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि रीति सरल है और व्यावहारिक होने के साथ साथ बीजगणितीय जो इक्वेशन है उसके आधार पर सर्वोचित उपनति मूल्य को बनाती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।